ध्यान दीजिएगा। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन, ठीक है, नोटिस कीजिए ग्रेविटेशन। आप एक चीज को दिमाग में सेट करें कि पूरे यूनिवर्स के अंदर हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। पूरे यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट पूरे यूनिवर्स में। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मासिव ऑब्जेक्ट है, उसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास m2 है, दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, r। तो डेफिनेटली ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। कई बार आपने देखा होगा पेड़ से कोई चीज गिरती है तो वो और ऊपर नहीं जाती, नीचे आती है। इस चीज को आप कहीं फेंकते हो, आप कहीं फेंको, आप ऊपर फेंको, आप बाजू में फेंको, आप कहीं भी फेंको, फाइनली बॉडी को जाना कहाँ है, नीचे जाना है। मतलब एक केस नहीं, बहुत सारे जगह पर ऐसा देखते हैं, कोई चीज कहीं से गिरती है, घूमे कहाँ आती है, नीचे आती है। ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब कुछ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यूं मान ले हर बॉडी के अंदर एक स्ट्रेंथ होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है ना। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। इस नेचर को बोलते हैं, इस फोर्स को बोलते हैं अपन क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने ऑब्जर्व किया पूरे यूनिवर्स के अंदर हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, बस वो मासिव बॉडीज होनी चाहिए। मासिव मतलब कि जिनका एक पर्टिकुलर मास हो, ठीक है ना। तो इस टाइप की बॉडीज जो है करती एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। वो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। स्पेशली न्यूटन ने इस बारे में डिस्कस करा है ना कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है क्या, ठीक है। समझिएगा बात को। अगर कोई m1 मास का ऑब्जेक्ट है, उसके पास कोई m2 मास का ऑब्जेक्ट है, पास मतलब किसी सर्टेन डिस्टेंस पे, ठीक है, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे दूसरा ऑब्जेक्ट, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, r है, या यूं कहें कि डिस्टेंस r है। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, वो इन दोनों के प्रोडक्ट्स के दोनों के मासेस के प्रोडक्ट्स के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि डिपेंड करता है, दोनों का मास होना जरूरी है। अगर दो में से एक का कोई मास नहीं है तो फोर्स भी नहीं होगा। साथ ही साथ वो डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली का मतलब ये है कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो उनके बीच का फोर्स कम हो जाएगा, अगर आप डिस्टेंस कम कर दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप कंबाइन करेंगे इन दोनों को, एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन क्या, r स्क्वायर। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा कैपिटल G, m1 m2 अपॉन क्या, r स्क्वायर। ये अभी है क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्या आता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है कैपिटल G, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझिएगा। और पूरे यूनिवर्स के लिए इसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, और इसका वैल्यू बाद में मेजर किया गया 6.67 × 10⁻⁻19 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, सॉरी 11, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये था कैपिटल जी, है ना। आप इसकी यूनिट भी बता दिए, इसका वैल्यू भी बता दिए। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन क्या, r स्क्वायर। मतलब कि दो बॉडीज के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, उन दोनों के मासेस पर डिपेंड करता है। महसूस कीजिए, थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में सेट कीजिए। मतलब ये तो मैं एकदम कीजिए कि नॉन प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी देर के लिए समझा जाए तो हालांकि ये सच्चाई भी है, जो मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखने वाला हूँ थोड़ी देर के लिए कम प्रैक्टिकल है। या आप बोलोगे नहीं सर आप जो है तो सिद्धांतों के खिलाफ बात करते हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ 90% केसेस में ऐसा होता है। एक कोई ऑफिस एम्प्लॉई है, और ऑफिस एम्प्लॉई क्या है, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है किसी ब्रांच का, या असिस्टेंट मैनेजर है, और दूसरा एम्प्लॉई है वो मैनेजर है। तो मैनेजर की जो दोस्ती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो असिस्टेंट मैनेजर के साथ रहेगा। ज्यादा है तो अपर डिवीजन एम्प्लॉय के साथ। बाकी ऐसा बहुत कम होता है
एक मैनेजर का जो कहते हैं जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो स्पेशली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो अपने चपरासी के साथ हो, प्यून के साथ, थोड़ा सा मुश्किल बात है। इस बात को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक्चुअल में मैंने कहने का मतलब मेरे ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो मास है, दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अगर नेग्लिजिबल है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अगर नेग्लिजिबल है, उसकी इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली बहुत कम है ना, उसका मास कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की आप उम्मीद मत करो, ठीक है। उनके बीच में शायद वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अपन ने बोला कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। सोच के देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास 0 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का बहुत सारा मास है, 100 किलो है, तब भी आप देखना फोर्स बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि फोर्स को क्या रिक्वायर्ड होता है, मास रिक्वायर्ड होता है। दोनों बॉडीज मासिव होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ मासिव बॉडीज पे ही लगता है, ठीक है ना, उन्हीं बॉडीज पे एक्ट करता है जिनमें कुछ ना कुछ इफेक्टिव मास हो। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर क्या मासेस। मैं आपको डिस्टेंस के बारे में बताने जा रहा था। जैसे कि समझिए, आप किसी पर्टिकुलर क्लास में है, मान लीजिए आप 6वीं क्लास में, आपका दूसरा साथी है वो भी 6वीं में है, आप लोग एक ही क्लास में हो, एक ही सेक्शन में हो, एक साथ डेली बैठते हो, दिन भर एक साथ डेली बैठते हो, एक साथ लंच करते हो, एक साथ छुट्टी होती है, आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। जब कभी आपका दूसरा साथी क्लास नहीं आ पाता, स्कूल नहीं आ पाता, हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। हमारे बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से हम बहुत बेचैन होते हैं और फाइनली हम कहाँ चले जाते हैं, उससे मिलने, उसके घर चले जाते हैं, उसका हालचाल लेने चले जाते हैं। इतना ज्यादा फोर्स ऑफ क्या है, अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है कि आपका वो वाला साथी उस क्लास में फेल हो जाता है। जब वो उस क्लास में फेल हो जाता है तो आप शायद 7th में पहुंच गए, आपका साथी अभी 6th में ही है। जहां पे आप एक ही सीट पे बैठा करते थे, एक ही क्लासरूम में, वहां आप दूसरी क्लासरूम में वो है, आप दूसरी क्लासरूम में है। आपके नए दोस्त बनेंगे, नया सीट पार्टनर बनेगा, आपका उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया, आपको नए दोस्त मिल गए, आपके नए सीट पार्टनर हो गए, उनसे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगा, उनसे आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बढ़ने लगा, और जो आपका दूसरा दोस्त था जो छूट गया, थोड़ा सा दूर हो गया। कुछ टाइम के बाद आप आगे आगे जा रहे हो, जब एक बार फेल हुआ तो दूसरी बार भी शायद हुआ होगा, तीसरी बार भी हुआ होगा, आपने जल्दी ही स्कूल छोड़े, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वो बेचारा अभी भी स्कूल में है। पहले जब आप क्लास में बैठते थे तो सीट पार्टनर थे, अब जब क्लास में नहीं बैठते हो, अलग अलग क्लासेस में बैठते हो, तो एटलीस्ट आप लंच में तो एक दूसरे से मिल ही लेते होगे ना। हर एक रेसेस में आप आप दोनों आपस में मिल लेते हो। जब आपकी छुट्टी होती होगी तो आप दोनों साथ में घर जाते होगे। जब आपकी क्लास होने वाली होगी या स्कूल लगने वाला होगा तो आप दोनों साथ में स्कूल जाते हो। आपका मिलना थोड़ा सा कम हो गया। कम कैसे हो गया? क्योंकि पहले आप लोग एक ही क्लास में थे, अब आप लोग अलग अलग क्लास में। मिलना कम हुआ तो एक्सपीरियंस करिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो गया होगा, क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम अब उसको दे रहे होगे जो आपका सीट पार्टनर था। जो भी डिस्कस हो रहा होगा उसके साथ हो रहा होगा, जो भी बातें हो रही होंगी उसके साथ हो रहे होंगे। जो दोस्त आपका फेल हो चुका है, जो दूसरी क्लास में पहुंच चुका है, उसे थोड़ा सा अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। अट्रैक्शन क्या होगा, कम। धीरे धीरे आप कॉलेज चले गए, वो अभी भी स्कूल में। पहले तो आते जाते मिल ही जाते थे, अब पूरा दिन नहीं मिलते, अब सिर्फ और सिर्फ संडे को मिलते हैं, ठीक है भाई। वो जब तक कॉलेज में पहुंचा आपकी जॉब लग गई, आपकी जॉब 500 किलोमीटर दूर लग गई। अब आप कब जाओगे 500 किलोमीटर दूर से अपने घर? दिवाली या होली में जाओगे। पहले जहां आप एक ही सीट पे 2 लोग बैठते थे, ऑब्वियसली आपके बीच में बहुत अट्रैक्शन फोर्स हो। लेकिन अगर क्लास चेंज हो जाए, आपका एक साथी फेल हो जाए या आप पास हो जाओ, वो साथी दूसरी क्लास में है, आप दूसरी क्लास में हो, तो क्या अब भी पहले वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? नहीं रह पाता, कम हो जाता है। डिस्टेंस बढ़ी, फोर्स डेफिनेटली क्या हो गया, कम हो गया। ये एक्सपेरिमेंटल सच है ये वाली बात। बाद उसके हुआ क्या कि अब आपने कॉलेज चले गए, वो स्कूल, अब तो हफ्तों में मिलते हैं, सिर्फ संडे टू संडे मिलते हैं। डिस्टेंस और बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हुआ। आने वाले टाइम में आप शहर चले गए, आपकी नौकरी लग गई, वो भी स्कूल में है, कॉलेज में है, सॉरी, आप दूर चले गए। जब आप दूसरे शहर चले गए, अब आप सिर्फ दिवाली होली आएंगे, त्योहारों में आएंगे, सिर्फ आपकी मुलाकात त्योहारों बस में होगी। डिस्टेंस और बढ़ गई, डिस्टेंस और बढ़ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गया। धीरे धीरे आपको अलग जगह नौकरी मिली, आपको अलग जगह नौकरी मिली। आप जिस टाइम पे आते हो उस टाइम पे ये नहीं आते,
ये इस टाइम पे आते उस टाइम पे आप नहीं आते। अब आपका सालों मिलना नहीं होता, आप उसको भूल चुके होगे। ये याद भी होगा तो बहुत अच्छा अट्रैक्शन फोर्स आपके बीच में बचा नहीं होगा। नोटिस कीजिए मेरी बात कैसे सही है। कई बार ऐसा होता है आपके साथ जूनियर जो छोटा बच्चा फर्स्ट क्लास में आपकी ही सीट में बैठता था, आपके साथ खूब मस्ती करता था, खेलता था, घूमता था, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। अगर उसके फादर का ट्रांसफर हो गया, वो दूसरे शहर चले गया, तो कभी आपको उसकी तो याद नहीं आती होगी, कभी वो मिल जाएगा तो आप पहचान भी नहीं पाओगे, और आप शायद कभी मिले भी ना, अपने अपने रास्ते सब लोग निकल गए। ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। इसलिए कहा गया है कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगी, सेपरेशन बढ़ेगा, तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, फोर्स क्या होगा, कम, वो भी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ाने पे फोर्स में बहुत ज्यादा असर पड़ता है, थोड़ी सी ही डिस्टेंस चेंज करने पे फोर्स पे असर बहुत ज्यादा अमाउंट पे पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए क्या बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो भी किसके, स्क्वायर के। कंबाइन किया अपन ने और ये आ गया। तो अगर M1 M2 में से कुछ एक जीरो है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। आ गया समझ में। तो ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कैपिटल G M1 M2 अपॉन क्या, R स्क्वायर। आगे समझिए, मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, इसका सारा मास मान लीजिए सेंटर पे सेंटर्ड है, और इसका मास है कैपिटल M। सरफेस पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास है स्मॉल m, उस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको बाद में हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं। कितना लगेगा बताओ, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या, R स्क्वायर। अर्थ ने इस बॉडी पे फोर्स लगाया, और जब भी कभी किसी बॉडी पे फोर्स लगता है, बॉडी क्या होती है, एक्सेलरेट होती है। क्या होती है बताइए, एक्सेलरेट। जब भी कभी किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, बॉडी क्या होती है, एक्सेलरेट होती है। आगे बात को समझिएगा। तो क्या कहने का मतलब है, अगर इस बॉडी पे फोर्स लगी होगी तो इस पे क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा, एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन क्यों आएगा, ड्यू टू द ग्रेविटी। किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। मतलब कि अगर अर्थ किसी पर्टिकुलर बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, देन डेफिनेटली वो बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेट होगी। फोर्स इक्वल क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी। तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या, R स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, समझिएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा। स्मॉल g की वैल्यू क्या आएगी मालूम आपको, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन क्या, R स्क्वायर। क्या है ये स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है ये, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप किसी बॉडी पे पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, देन डेफिनेटली बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेट। कितने अमाउंट से, gm बाय r स्क्वायर। gm बाय क्या, r स्क्वायर। क्या है भैया ये, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बाद में इसका वैल्यू फाइंड करा गया तो निकल के आया 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया स्मॉल g का वैल्यू, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको लग रहा होगा आपने कैसे निकाला, आप भी निकाल सकते हो। कैपिटल G का वैल्यू मालूम है आपको, 6.67 × 10⁻11। कैपिटल M मतलब मास ऑफ अर्थ आपको पता ही है कितना होता है, 6 × 10⁻, कितना, 24 kg, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है आपका रेडियस ऑफ द अर्थ, दुनिया जानती है कितना होता है, 6400 किलोमीटर, 6400 क्या, 000। इस तरीके से आप स्मॉल g को समझ सकते हैं। व्हाट इज स्मॉल g, इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या, ग्रेविटी। और स्मॉल g की वैल्यू रख दीजिए आप, और कैपिटल G मालूम चल गया। तो समझिएगा बात को, ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन का कैरेक्टर क्या है, ग्रेविटेशन का नेचर क्या है। हमेशा ये दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्टिव नेचर का अप्लाई होता है, ठीक है ना। हमेशा दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, इसका मतलब उनके बीच में कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। किस पर डिपेंड करता है, इस पे। वो फॉर्मूला आ गया, वो स्मॉल g आ गया। आ गया सबको समझ में, छापो जल्दी इसको, फिर आगे बात करते हैं। अब समझिएगा, तो आपको मालूम चल गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितना है, स्मॉल g इक्वल कैपिटल G कैपिटल M बाय का R स्क्वायर, जिसकी हमने वैल्यू भी फाइंड कर ली, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात समझिएगा, ये जो स्मॉल जी है, अगर आप अर्थ के सरफेस पे हो तब तो ठीक है 9.81 है। अगर आप इसके सरफेस से बहुत ऊपर लगभग h हाइट तक चले जाते हो, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। कितनी बचती है? g टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2h अपॉन r। अगर मैं गड्ढा खोद के अर्थ के अंदर जाने की कोशिश करता हूं और d डेप्थ तक चला जाता हूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाता है? g 1 माइनस d बाय r। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप h हाइट पे जाते हो तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस होता है, अगर आप d डेप्थ में जाते हो तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस होता है। दोनों केसेस में वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है ना। देखिए gh भी क्या है? g से छोटा है, और gd भी क्या है? g से छोटा है। हालांकि हाइट में ज्यादा चेंजेस आते हैं और डेप्थ में कम। अगर मैं जितनी हाइट पे गया हूं अगर उतनी ही डेप्थ में जाऊं, जो g का वेरिएशन है वो डिफरेंट रहेगा। आया समझ में? इस तरीके से डेप्थ में और हाइट में अलग अलग सिचुएशन में g का वैल्यू अलग अलग होता है। जैसा कि एक चीज कंसीडर कर ली गई है, हालांकि ये बाद में केपलर इसको प्रूव भी करते हैं, अर्थ जो है ना वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है, मतलब एक एलिप्स में मूव करती है। तो समझिएगा इसमें दो टाइप की एक्सेस हो गई, ये मेजर एक्सेस हो गई और ये क्या हो गई? माइनर एक्सेस हो गई। इसको इसको बोलते हैं इक्वेटर और इसको बोलते हैं क्या? पोल, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेटर और इसको बोलते हैं क्या? पोल। तो समझिएगा जो इक्वेटर का रेडियस है, इक्वेटर का रेडियस वो होता है 6341 किलोमीटर, और जो पोल्स का रेडियस है वो होता है 6320 किलोमीटर। हम खुद ही देख पा रहे हैं, जैसा कि हमको फॉर्मूला पता है, जी एट इक्वेटर क्या आएगा? gm अपॉन आर ई स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। और जी एट पोल्स क्या आएगा? gm अपॉन आर पी स्क्वायर। बाई फर्स्ट एंड सेकेंड हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जीई अपॉन जीपी, हमने जब इन दोनों को डिवाइड करा तो हमको मिल गया आरपी अपॉन आर ई क्या? होल स्क्वायर। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो एक चीज आपके दिमाग में आएगी कि हम तो देख रहे हैं भाई अर्थ के इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है और पोल पे कम है, एज आर ई ग्रेटर देन क्या? आर पी। इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है और पोल्स पे कम है, इक्वेटर पे ज्यादा है और पोल्स पे कम है। तो इक्वेटर पे अगर ज्यादा है, बात को समझिएगा, अगर इक्वेटर पे ज्यादा है, बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर इक्वेटर पे ज्यादा है, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा है, और अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है तो इसका डिनोमिनेटर भी ज्यादा होगा, देन जी एट पी ग्रेटर देन जी एट ई। क्या समझा आपने? अगर इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है पोल के कंपैरिजन में तो डेफिनेटली, मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा है, इधर भी डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, मतलब पोल्स पे स्मॉल जी का वैल्यू ज्यादा और इक्वेटर पे कम। मतलब कह देने का कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग वैल्यू रखती है, मतलब वो वेरिएबल है, वो वेरी करती है ड्यू टू द हाइट, ड्यू टू द डेप्थ, ड्यू टू द क्या? शेप ऑफ द अर्थ, ड्यू टू द क्या? शेप ऑफ अर्थ। अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग जी का वैल्यू होता है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ भी होता है, खैर वो आपके सिलेबस से काफी ऊंची बात हो जाती है, लेकिन आपको चीज जानना चाहिए, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ भी स्मॉल जी क्या करता है? वेरी करता है। समझ आ गया आपको अच्छे से? तो आपको व्हाट इज ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों चीजें बहुत ही प्रॉपर्ली क्लियर हो गई होंगी। समझ आ गया ना? इसको भी नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। नोट कीजिए प्लीज। अब देखिएगा, जैसे कि मैंने बताया जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड लगता है, क्योंकि अर्थ लगाती है भाई हम लोगों पे। कौन ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा? अर्थ। और द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ क्या कहलाता है मालूम आपको? ग्रेविटी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेविटी। अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है बॉडीज के बीच में वो कहलाता है ग्रेविटी, कहलाता है, कहलाता है ग्रेविटी। द अर्थ्स ग्रेविटेशन इज नोन एज ग्रेविटी। हमको मालूम है डाउनवर्ड काम करता है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, बात को समझना। अगर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में काम हो रहा है, इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट यू स्पीड से मूव कर रहा था,
एक्सेलरेशन g अप्लाई होने पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। और ये सब प्रोसेस कितने टाइम में हुई, t टाइम में हुई। u स्पीड से मूव कर रहा ऑब्जेक्ट t टाइम में, अगर वो कहां मूव कर रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, कितना डिस्प्लेसमेंट अटेन करेगा, h डिस्प्लेसमेंट। कितना करेगा, कितना करेगा बताइए, h डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ कहां काम करती है, अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन में। आप ऊपर जाएंगे तो आप पे ग्रेविटी काम करेगी, आप नीचे आएंगे तब आप पे ग्रेविटी काम करे, मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में। तो समझिएगा बात को, इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, बात समझिएगा। एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एक्सीलरेशन कितना है, g, t हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या होता था, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। थर्ड क्या होता था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू जी एच। ये था क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड। ये कि अपवर्ड की बात हो रही हो, अपवर्ड, समझना। ग्रेविटी कहां लगती है, डाउनवर्ड। ग्रेविटी कहां लगती है, डाउनवर्ड। अगर आप अपवर्ड जाते हो तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हो, समझ रहे हैं बात को। ग्रेविटी हमेशा कहां एक्ट करती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द अर्थ करती है। अगर आप अपवर्ड जा रहे हो मतलब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो, समझना। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u, अब प्लस नहीं आएगा, माइनस जी टी, क्या आएगा, माइनस जी। ग्रेविटी काम करती है नीचे, आप जा रहे हो ऊपर, आपको सपोर्ट थोड़ी करेंगे। h इक्वल यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल माइनस टू जी एच। ये आगे भी है तीनों इक्वेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इन फ्री फॉल क्या हो रहा है, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो किसी ने फेंका थोड़ा ना है, अपने आप आ रहे हो तुम। तो फ्री फॉल में क्या आएगा, v इज इक्वल टू जी टी, h इज इक्वल टू क्या, ut, ठीक है ना। ut क्यों, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, u तो है ही नहीं, और v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 2gh। ये आ गया भैया फ्री फॉल में। ये क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अगर मान लीजिए कोई बॉडी ग्रेविटी की वजह से मूव कर रही है, एक्सेलरेट हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, तो उसका रीजन क्या है, उसकी इक्वेशंस क्या बनेंगी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू gh। और इन्हीं चीजों को अपन कर सकते हैं अपवर्ड मोशन के लिए और आखिर में फ्री फॉल के लिए यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम चल गया, न्यूटन का लॉ मालूम चल गया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज is always directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर नहीं हुआ, हो गया तो नोट करिए जल्दी से इसको, और जो प्रॉब्लम है तो मेरे से कहिएगा। हैप्पी प्लीज इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको ग्रेविटेशन में इक्वेशंस वगैरह बता दी थी, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको फ्री फॉल। समझिए फ्री फॉल है क्या, फॉल मतलब डाउनवर्ड मोशन, फॉल मतलब क्या, डाउनवर्ड मोशन। हमको डाउनवर्ड मोशन आने के लिए कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की जरूरत ना पड़े, हमें कोई मैकेनिकल वर्क ना करना पड़े, हमें कोई खुद से फोर्स की नीड ना हो, फोर्स की रिक्वायरमेंट ना हो। डाउनवर्ड मोशन करने के लिए हमें खुद किसी फोर्स की नीड ना हो, या हम कोई फोर्स अरेंज ना करें, या यूं कहें कि हम ऑब्जेक्ट को कोई इनिशियली मोशन ना दें, हम ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट ना करें, बावजूद उसके वो ऑब्जेक्ट क्या कर दे, डाउनवर्ड मोशन कर ले। क्या कर ले, डाउनवर्ड मोशन। हम उस पर एफर्ट ना दें, हम उस पर फोर्स ना लगाएं, हमारा कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो, हम कुछ भी ना करें, बावजूद उसके अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन करता है, ऑलरेडी प्रेजेंट इन्फ्लुएंस की वजह से अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन करता है, या यूं कहे कि ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर डाउनवर्ड मोशन करता है, तो इस टाइप के मोशन हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। अगर कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी
डाउनवर्ड मोशन करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है, इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। इसके लिए हमने बॉडी को एक्सेलरेट नहीं करा, मतलब इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी क्या है? 0। वो क्यों आ रहा है नीचे? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। उसको ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटी इन्फ्लुएंस करती है। हमने अलग से किसी एजेंसी से उसको फोर्स प्रोवाइड नहीं करा। ग्रेविटी जो हर टाइम पे अवेलेबल है अर्थ में, उसने अपने इन्फ्लुएंस से बॉडी को नीचे भेजा, मतलब इनिशियली वेलोसिटी क्या होगी? 0। इसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि फ्री फॉल में इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होंगी। पहली इक्वेशन क्या होती? v = u + at। अब फ्री फॉल है, इनिशियली तो आपने कोई वेलोसिटी दी नहीं है, u की वैल्यू 0, s = half of at² एंड v² = 2as। आया समझ में? तो क्या बोलेंगे? द मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, द वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज क्या? इज नोन एज free fall. What is free fall? It is a motion under the influence of gravity called क्या? Free fall. The motion, vertically downward motion under the influence of gravity called क्या? Free fall. आ गया समझ में? फिर एक टर्म और है, mass and weight। क्या है? mass and weight। समझिए इसका क्या कंसेप्ट है। हर ऑब्जेक्ट के पास उसका एक इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। हर ऑब्जेक्ट का अपना एक कहना चाहिए एक खुद का स्ट्रेंथ होता है ना, एक खुद का एक कहना चाहिए, मैं बोल दूं कि एक स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से उसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, उसको अपन मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास। जिसकी वजह से वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, कहना चाहिए इनर्शिया फील करता है या इनर्शिया एक्सपीरियंस करता है। वो जो क्वांटिटी है, वो जो इंट्रिंसिक पैरामीटर है जो उसको डिफाइन करता है, उसको इंट्रोड्यूस करता है, दैट इज द मास। हर बॉडी का अपना एक इंट्रिंसिक पैरामीटर है जो उसको इंट्रोड्यूस करता है, दैट इज द मास, है ना। वेट क्या है? वेट, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज द वेट? वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by the planet to a body। ठीक है ना? What is the weight? Weight is the gravitational force exerted by the planet to the body। कोई planet जिसका मास कैपिटल M है, स्मॉल m मास की बॉडी पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है, that is the weight of the body। What is the weight of the body? It is the gravitational force exerted by the क्या? Planet to that body, that is called क्या? Weight of the body। That is called weight of the body। आया समझ में? तो हम वेट को क्या लिख सकते हैं? स्मॉल m इंटू जी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्मॉल m इंटू जी। यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट होती है न्यूटन। डायमेंशन भी वही होगी, क्या होगी डायमेंशन? ml/t-2। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है? वर्टिकली डाउनवर्ड। हमेशा कहाँ होती है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, वो भी कहाँ होती है? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। ये था मास और क्या? वेट। तो व्हाट इज द वेट? वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ प्लैनेट टू दैट बॉडी, दैट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द बॉडी इन दैट प्लैनेट। वो जो है बॉडी का वेट है उस पर्टिकुलर प्लैनेट। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ग्रेविटेशन से रिलेटेड सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। फिर इसके बाद एक और कंसेप्ट है, प्लैनेटरी मोशन। कौन सा मोशन? प्लैनेटरी मोशन। आखिरकार ये प्लैनेट किस तरीके से मूव करते हैं, सन किस तरीके से मूव करता है, अर्थ किस तरीके से मूव करती है, सैटेलाइट किस तरीके से मूव करते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे प्लैनेटरी मोशन के कुछ कंसेप्ट्स हैं, बहुत लोगों ने दिए हैं ये कंसेप्ट्स, बहुत लोगों ने दिए हैं, लेकिन एक नाम किसका है? केपलर का भी है। किसका है? केपलर का। हालांकि केपलर सबसे आखिरी में थे, है ना। केपलर के गुरु थे, है ना। उन्होंने गुरु ने ये चीज स्टार्ट करी थी, बाद में केपलर ने उसको सक्सेसफुल बनाया, है ना। केपलर ने बाद में उसको क्या किया? 20-22 साल के बाद उसको सक्सेसफुल बनाया, जबकि ये बात स्टार्ट करी थी केपलर के गुरु ने। समझिएगा बात को। बहुत लोगों ने प्लैनेटरी मोशन के बारे में बात करी है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्लैनेटरी मोशन के बारे में बात की। बहुत लोगों ने बोला कि ये एक
कह देना चाहिए सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, या जैसे जैसे हम प्लैनेट्स में वेरिएशन देखते हैं, कुछ प्लैनेट्स जो है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, कुछ ओवल शेप वाले ऑर्बिट में मूव करते हैं, है ना। तो सबका अपना अपना अलग अलग कंसेप्ट था, और फाइनली आखिरी में आके केपलर ने एक कंक्लूजन दिया जिसको सबने एक्सेप्ट करा, और केपलर ने 3 लॉ दिए, समझिएगा 3 लॉ। पहला है लॉ ऑफ ऑर्बिट, कौन सा है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा दिया उन्होंने लॉ ऑफ एरिया, क्या दिया, लॉ ऑफ एरिया। और तीसरा दिया लॉ ऑफ पीरियड या लॉ ऑफ टाइम पीरियड, समझिएगा 3 टाइप के लॉ दिए केपलर ने। पहला लॉ लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा लॉ लॉ ऑफ एरिया, और तीसरा लॉ लॉ ऑफ क्या, टाइम पीरियड। समझिएगा बात को। पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट, कहते हैं केपलर द अर्थ रिवॉल्व्स द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। जो अर्थ है वो सन को रिवॉल्व करती है, ठीक है, दुनिया जानती है। अर्थ जो है सन को रिवॉल्व करती है, वो भी किस ऑर्बिट में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। कहाँ रिवॉल्व करती है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। अर्थ रिवॉल्व सन इन एन क्या, एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्स इस टाइप का होता है, सर्कल ना होके ये, जिसका हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बड़ा हो सकता है या वर्टिकल लाइन बड़ा हो सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की ज्योमेट्री को एलिप्स बोलते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं, ओवल ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है, समझिएगा। तो क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर द अर्थ रिवॉल्व सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। अर्थ जो है सन को रिवॉल्व करती है, कहाँ पे, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। कहाँ रिवॉल्व करती है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। सेकंड नंबर पे लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया ऐसे, जैसे कि ये अर्थ है, सॉरी ये ऑर्बिट है, ये मान लीजिए यहाँ पे सन है और ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है। अर्थ पहले ए से कहाँ गई थी, बी में, ठीक है। कुछ एरिया कवर करा होगा A1, टाइम कितना लिया, डेल्टा T1। फिर बी से कहाँ गई, सी में गई, इसमें कितना एरिया कवर किया, A2, टाइम कितना लिया, डेल्टा T2। याद रखें, जितना A1 कवर करने में टाइम लिया था उतना ही टाइम A2 कवर करने में लगेगा। मतलब कि हर इंटरवल ऑफ टाइम में जो अर्थ है वो इक्वल एरिया स्वीप्स करता है, ठीक है ना, इक्वल एरिया स्वीप आउट करता है। मतलब एरियल वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन एरिया हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो क्या है, एरिया स्वीप आउट बाय द अर्थ ड्यूरिंग द मोशन इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम इज कांस्टेंट। हर इंटरवल ऑफ टाइम में जो अर्थ है इक्वल एरिया स्वीप आउट करता है, या एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। एरियल वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ कवरिंग ऑफ एरिया विद रेफरेंस टू टाइम, है ना, द रेट ऑफ कवर द एरिया विद रेफरेंस टू टाइम। एरिया कवर करने का जो रेट है टाइम के रेफरेंस में, वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या कहलाता है, लॉ ऑफ एरिया। क्या कहलाता है बताइए, लॉ ऑफ एरिया। और तीसरे नंबर पे आता है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। मतलब रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है, व्हाट इज द टाइम पीरियड, इट इज द टाइम टेकन बाय द कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ कंप्लीट साइकिल। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग पार्टिकल एक कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम लगाता है, जितना टाइम टेक करता है, दैट इज द टाइम पीरियड। व्हाट इज द टाइम पीरियड, इट इज द टाइम टेकन बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इन वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में मूविंग ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जितना टाइम टेकन करता है, जितना टाइम लेता है, दैट इज द क्या, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ मोशन, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो थर्ड लॉ क्या है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस मतलब कह देना चाहिए, मीन डिस्टेंस मतलब कि सेमी मेजर एक्सेस। जो बड़ी एक्सेस है वो मेजर, ये पूरी हो गई मेजर, ये होगी सेमी मेजर। यहाँ पे ये मेजर है, जो गई सेमी मेजर। तो क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। क्यूब ऑफ क्या, मीन डिस्टेंस। आ गया समझ में। तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द क्या, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। क्या समझ नहीं आया बताइए, क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बोलिएगा। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इस तरीके से लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ पीरियड, ये तीनों चीजें किसके, केपलर्स के प्लैनेटरी मोशन के कंसेप्ट हैं।
केप्लर ने बताया कि प्लैनेट कुछ इस तरीके से मोशन करता है कि वो जिस ऑर्बिट को चूज करता है वो ओवल शेप की होती है या एलिप्टिकल शेप की होती है। दूसरा ये बताया मूव करता हुआ अर्थ सन के रेफरेंस में जो एरिया स्वीप आउट करता है हर इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में करता है। लॉ ऑफ पीरियड कहता है कि उस रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर हमेशा मेन डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। आगे समझ में, T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। ये था केप्लर्स के प्लैनेटरी मोशंस के प्रेडिक्शन। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है आपको, समझ आ गया, इसको नोट कीजिए।